स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर के आज के नए वीडियो में। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं आरएससीआईटी के पीवाईक्यूज़ को और इसी सीरीज़ में आज का वीडियो रहेगा, जिसमें हम देखेंगे 10 मार्च 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को। एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यू को। यहाँ पहला सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? हमें यहाँ सवाल में आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है और कुछ मिले-जुले ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से रीड करके ही अपना आंसर टिक करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ ऑप्शन बी इंट्रानेट प्रोटोकॉल से एस्पिरेंट्स कन्फ्यूज़ ना हो। इंटरनेट और इंट्रानेट में भी थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, वो कभी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यह जानना भी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स देख सकते हैं। प्रोटोकॉल का संबंध यहाँ पर उन नियमों से है जो इंटरनेट पर फॉलो किए जाते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, ये जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स रहते हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह इंटरनेट पर भी बहुत सारे नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग ही इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल कराई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है, इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट इज़, यानी किसी ईमेल में इनबॉक्स का क्या मतलब होता है? दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है आप सभी ऑप्शन रीड करें और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज़। दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं ये इनबॉक्स की डेफिनेशन को नहीं बताते हैं। इनबॉक्स का मतलब होता है हमारे ईमेल में जितने भी मेल्स हमें रिसीव होते हैं, कहीं और से हमें भेजे गए होते हैं, उन्हें स्टोर किया जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पर पिछले सवाल में दिए गए सभी ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वीडियो पॉज़ करके आप इसे ज़रूर रीड करें। चलते हैं अगले सवाल पर, जहाँ पूछा गया है, व्हिच बिल्ट इन यूटिलिटी इन विंडोज़ 10 अलाउज़ यूज़र टू कैप्चर ए स्क्रीनशॉट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एज़ एन इमेज? सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा बिल्ट इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है विंडोज़ 10 का, जो किसी भी यूज़र को अलाउ करता है कि जो प्रेज़ेंट स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को वो कैप्चर कर पाए एक इमेज के फॉर्म में। जैसा कि हम फ़ोन में भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो एंटायर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है, फिर हम उसे क्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी एक प्रिंट स्क्रीन करके कीबोर्ड में बटन होता है, जिसकी सहायता से हम पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात की गई है, तो उसको हम एक टूल की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, स्निपिंग टूल उसे कहा जाता है। इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विंडोज़ बटन जो है हमारे डेस्कटॉप पर, वहाँ क्लिक करके उस स्क्रॉल मेन्यू में भी हम फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्च बटन में भी स्निपिंग टूल टाइप करके हम इस टूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम किसी स्क्रीन पर जहाँ से विंडोज़ बटन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू हम ओपन करना चाहते हैं स्नीपिंग टूल को, तो उसके लिए शॉर्टकट की का आप ध्यान रखें। विंडोज़ लोगो प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, साथ ही साथ विंडोज़ लोगो के साथ शिफ्ट और एस, इन तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करने पर हमारा स्नीपिंग टूल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएँगे एक स्नीपिंग टूल में कौन-कौन से ऑप्शंस रहते हैं और उन फंक्शन का यूज़ किस तरह से होता है, ये लिस्ट नीचे लिस्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जहाँ पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फ़ोल्डर? किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल फ़ोल्डर को कॉपी और पेस्ट दोनों के लिए? तो इन दोनों के हमें शॉर्टकट कीज़ बताने हैं। इसमें भी काफ़ी नियर बाय ऑप्शन देके कन्फ्यूज़ किया जाता है या इन्हें इंटरचेंज कर दिया जाता है। जैसे कॉपी की जगह पेस्ट का शॉर्टकट की डाल दिया जाता है और पेस्ट की जगह कॉपी का शॉर्टकट की डाल दिया जाता है और एस्पिरेंट जल्दीबाजी में कन्फ्यूज़ होके उसे राइट आंसर की तरह टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी। तो जिस तरह से सवाल में पूछा गया है, यानी जिस सीक्वेंस में पूछा गया है, उसी सीक्वेंस में हमें आंसर भी बताना है। तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीआईओएस? हमें यहाँ बायोस यानी बीआईओएस का फुल फॉर्म बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप यहाँ स्क्रीन पर 4 तरह की एब्रीविएशन देख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर की बूटिंग से संबंधित ये सभी हैं, यानी कि पोस्ट, सीएमओएस, यूईएफआई, इन सभी को आप याद करके ज़रूर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओपन हाइपरलिंक इंसर्टेड इन एमएस वर्ड 2010? यहाँ एमएस 2 बार टाइप किया गया है सवाल में।
इस सवाल में पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2010 में अगर हमने कोई हाइपरलिंक इंसर्ट किया हुआ है तो उसे ओपन करने के लिए क्या किया जा सकता है। हाइपरलिंक वो होता है, एक लिंक होता है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल आप सभी जानते हैं, उसमें ऐसा लिंक प्रोवाइड किया जाता है इन बिटवीन कि अगर उस पर क्लिक करेंगे हम तो उससे संबंधित जो भी डेटा है, जैसे कि कोई इमेज हो सकती है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो लिंक किया जाता है, तो उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं, यही सवाल में पूछा गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि उस लिंक के ऊपर हम कंट्रोल की के साथ में प्रेस करते हुए क्लिक करें, तो उस हाइपरलिंक को ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लेते हैं, यहाँ आप देख पाएंगे ब्लू कलर में एक लिंक डला हुआ है, इसे ही हाइपरलिंक कहा जाता है, और कंट्रोल की के साथ प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड। सवाल में पूछा गया है कोई भी एक्टिव यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट है जिसमें कार्य किया जा रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो कहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन पर। अलग अलग पोजीशंस यहाँ पर दी गई हैं जिन्हें हम बार्स के नाम से भी जानते हैं, तो किस बार के अंदर उस डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले किया जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि टाइटल बार। टाइटल बार हम सभी जानते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के डेस्कटॉप स्क्रीन पर टॉप में जो बार होती है उसे टाइटल बार कहते हैं, और उसी के सेंटर में हमें डॉक्यूमेंट का नेम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गटर रेफर टू इन एमएस वर्ड 2010। हमें बताना है एमएस वर्ड 2010 में गटर का संबंध किससे है या उसे किस तरह से जाना जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मार्जिन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। यहाँ आप स्क्रीन पर दो मेन टाइप के मार्जिन्स यानी कि मिरर मार्जिन्स और गटर मार्जिन को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर फोन यूज्ड एज नेविगेशन टू टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द वायरलेस प्रोवाइडर्स नेटवर्क। यानी कि हमारे फ़ोन में ऐसी कौन सी सुविधा है जिसकी सहायता से फ़ोन जो है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करते हुए लेके जाता है, जो भी वायरलेस नेटवर्क हमारे फ़ोन में अवेलेबल है, यानी कि उसके लिए किसी वायर की नीड नहीं है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, जीपीएस की सहायता से ही हम नेविगेट कर पाते हैं, यानी कि रास्ता ढूंढ पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह का। चलते हैं अगले सवाल पर, जहां पूछा गया है विच टूल इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू कीप फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शंस। एमएस वर्ड में वो कौन सा टूल है जहां पर रिपीटेड यानी कि बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले और फैमिलियर यानी कि बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले ऑप्शंस को रखा जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, क्विक एक्सेस टूल बार। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे टॉप साइड में, टॉप टॉप में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक छोटा सा मेन्यू होता है जहाँ पर जो मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं या रिपीटेड ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा जाता है। इसे भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है, यानी कि हम अपनी पसंद के हिसाब से जो टूल्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि हमें बार बार मेन्यू के अंदर ना जाना पड़े और हम डायरेक्टली उसे इस क्विक एक्सेस टूल बार से ही एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। दिए गए ऑप्शंस हमें सभी रीड करने हैं वन बाय वन, तभी आंसर करना है। इस तरह के सवालों में भी बहुत ट्रिकी ऑप्शन कभी कभार दिए जाते हैं और गलत आंसर टिक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ए सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अनदर प्रोग्राम सेंट विद एन ईमेल। किसी ईमेल में हम ऐसा अटैचमेंट या ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच कर पाएँ, जो कि किसी और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से बनाया गया है। जैसे कि हम कोई वर्ड फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल, कोई इमेज हम अटैच कर सकते हैं। उन सभी को हम अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। इसका आइकन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डिफरेंट मेल प्रोवाइडर्स की क्या-क्या लिमिट होती है। ये फ्री लिमिट है कि इतनी लिमिट तक का अटैचमेंट हम किसी ईमेल के साथ अटैच करके सेंड कर सकते हैं। जैसे कि जीमेल में 25 एमबी तक की लिमिट है। ये हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये भी सवालों में पूछा जाता है कि जीमेल की अटैचमेंट लिमिट क्या है। चलते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग ए डिवाइस विदाउट टर्निंग ऑफ योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। सवाल में पूछा गया है किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ ऐसे अटैच किया जाए कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, और उस डिवाइस को रिमूव भी किया जा सके और अटैच भी किया जा सके और वो साथ ही साथ अपना कार्य करने लग जाए। तो उस तरह की डिवाइसेस को क्या कहा जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, प्लग एंड प्ले। यानी कि जैसे ही हम उस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो वो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि आजकल जितने भी स्पीकर आ रहे हैं और भी अलग तरह की डिवाइसेस हैं, यूएसबी भी हो गई हमारी, तो ये सभी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। पहले के टाइम पे अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, जैसे आपने स्पीकर अटैच किए कंप्यूटर के साथ में, तो उसके लिए सपोर्टेड ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होता था, फिर कंप्यूटर रीबूट माँगता था,
तब जाके वो डिवाइसेस अपना काम करना स्टार्ट करती थी। आजकल अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में ऐसा नहीं है, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस तुरंत कार्य करना स्टार्ट कर देती हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पूछा गया है, बाय वूम आर कंप्यूटर्स आइडेंटिफाइड ऑन द इंटरनेट। किसकी सहायता से कंप्यूटर्स को इंटरनेट पर पहचाना जाता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि इंटरनेट पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो सवाल में यही पूछा गया है कि किसी भी कंप्यूटर को कैसे पहचाना जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि इसके लिए कोई एक एड्रेस डिफाइन किया गया होगा। जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है, डिलीवरी जब परफॉर्म की जाती है तो उस घर पर उस एड्रेस की सहायता से की जाती है। इसी तरह कंप्यूटर्स का भी एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को कहा जाता है ऑप्शन सी यानी कि आईपी एड्रेस। आईपी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। और आईपी एड्रेस कैसा दिखाई देता है, आप यहाँ डिजिट्स में देख सकते हैं। आईपी एड्रेस दिखाए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। ब्लैंक स्पेस कंटेन वोलेटाइल चिप्स दैट आर स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पररली। हमें बताना है, सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी चीज़ है जो कंटेन करती है वोलेटाइल चिप्स को, और उन चिप्स के अंदर वोलेटाइल चिप्स का मतलब ये है कि वो फिजिकली मूव नहीं करती हैं, बल्कि उनके अंदर जो डेटा है स्टोर या इंस्ट्रक्शन जितने भी स्टोर किए जाते हैं वो पावर ऑफ होने के साथ में इरेज हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। उसे ही यहाँ पर वोलेटाइल का नाम दिया गया है। और इसी वोलेटाइल से संबंधित है टेम्परेरीली, यानी कि वो टेम्परेरीली डेटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है वो चिप्स, ना कि परमानेंट है। तो उस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी यानी कि रैम। रोम और रैम का डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। रोम नॉन वॉलेटाइल चिप्स कंटेन करती है और डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। जनरली कंप्यूटर बूटिंग के लिए रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which law in India specifically addresses cyber crimes and electronic commerce, provides a legal framework for electronic governance and defines penalties for cyber crimes? सवाल में पूछा गया है, थोड़ा लैंग्वेज को लेंथी बना दिया गया है, हालांकि इतने की ज़रूरत नहीं थी। आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ही अवेलेबल है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, साइबर क्राइम्स, ई कॉमर्स से संबंधित एक ही लॉ हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे कि सन 2000 में लाया गया था। इसका अमेंडमेंट भी आप याद करके रखें, 2008 में इसका पहला अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ। हमें बताना है कि वेबसाइट किन से मिलकर बनी होती है या किन का एक समूह या संग्रह है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए यानी कि वेब पेजेस। चलते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन बट आल्सो प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप पावर टू ए कंप्यूटर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज। यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को या हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है पूरा, जिसके अंदर सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स या हमारे अदर डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर हो गया, अगर ये सभी कनेक्टेड हैं तो उन सभी को एक सर्च से, जैसे कि आप समझते होंगे कि हाई वोल्टेज इनपुट आया है या लो वोल्टेज इनपुट आया है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, करंट के अमाउंट में फ्लक्चुएशन है, तो उन सभी से बचाता है। साथ ही साथ जब पावर आउटेज यानी पावर चली जाती है तो कुछ समय के लिए उसे पावर भी सप्लाई करता है। तो उस डिवाइस का नाम हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, उसे यूपीएस कहा जाता है, यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आप स्क्रीन पर इसका एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करके बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करती है, जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। तो वहाँ पर भी हम चीज़ें खरीद सकते हैं ऑनलाइन। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर हम सामान खरीद सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ई बाज़ार। आप इसे ज़रूर विजिट करें इस वीडियो को देखने के बाद। Next question. You have a data set with students' name and their respective exam scores. You want to know how many students have scored above 90 marks. Which MS Excel function will you use? सवाल में पूछा गया है, हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है किसी स्टूडेंट्स के नेम्स का, साथ ही साथ उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उनका। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 500 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सवाल में पूछा गया है कि अगर हमें ये पता करना हो कि 90 मार्क्स से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता चल जाएँ, तो उसके लिए हम किस एमएस एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सभी तरह के फंक्शन आप ज़रूर याद करके जाएँ। हर आरएससीआईटी एग्ज़ाम में एक फंक्शन ज़रूर पूछा जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, काउंट इफ़। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे सभी फंक्शंस का। काउंट इफ़ के अंदर हम मोर देन 90 मार्क्स करके कंडीशन डालेंगे, तो उन सभी सेल्स को काउंट करके वो बता देगा
कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स 90 मार्क्स से ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन splits the image between the computer and the projector when connecting a projector to Windows 10. This way you can display one thing on your computer screen and something else on the projector screen. यहाँ पर भी थोड़ा लेंथी किया गया है, सवाल काफ़ी आसान है, जिसमें पूछा गया है कि वो कौन सा एप्लीकेशन है या जिसकी सहायता से, या कौन सा फीचर है जिसकी सहायता से हम प्रोजेक्टर और कंप्यूटर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्टर पर कुछ और दिखाई देगा जो भी हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम कुछ और देख पाएँ जो कि प्रोजेक्टर पर अवेलेबल है उससे अलग। तो उसके लिए किस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, एक्सटेंड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वैलिड एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज? हमें यहाँ ऑप्शंस में कुछ एप्लीकेशंस के ग्रुप्स दिए गए हैं और हमें सही ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जो कि बताता है कि वो सभी जो हैं एग्जाम्पल हैं क्लाउड स्टोरेज के, यानी कि ऑनलाइन स्टोरेज के। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स, ये सभी क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर इनके सिंबल भी देख सकते हैं, यानी कि आइकन। इन्हें देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम काफ़ी समय तक किसी चीज़ को अगर विजुलाइज कर लेते हैं तो लंबे टाइम तक मेमोराइज कर पाते हैं, बजाय इसके कि हम केवल नाम पढ़कर याद रखें। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में, कॉलम 1 में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड डिफरेंट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उन्हीं को हमें मैच करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, करेक्ट मैच। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे ज़रूर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू सीडी इज कॉल्ड? किसी भी सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में फाइल्स को कॉपी करना क्या कहलाता है? ये भी मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, ज़्यादा समय ना लेते हुए इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन सी, बर्निंग उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ? प्रेजेंटेशन यानी कि एमएस पावर पॉइंट में जो प्रेजेंट किया जाता है वो किसका कलेक्शन है? ये भी आसान सवाल है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्लाइड्स का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म्स आर? ये कुछ नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में ये किससे संबंधित हैं। आप सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कैपेबल ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। आप सभी को पता होगा ये सभी एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। मेलवेयर यानी कि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वायरसेस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स हैज़ द रोल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट? सवाल में पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम का वो कौन सा कंपोनेंट या भाग है जो जिसका मुख्य कार्य रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जिम्मेदार होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट्स के लिए। कौन कौन से मैनेजमेंट्स किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड नंबर? किसी भी आधार कार्ड के नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 12 डिजिट्स रहते हैं। आप साथ ही साथ ये भी याद रखें कि मास्क आधार कार्ड में केवल 4 डिजिट्स ही विजिबल रहते हैं, जो कि लास्ट के 4 होते हैं। शुरू के 8 डिजिट्स क्रॉस करके रहते हैं, यानी कि वो हमें विजिबल नहीं होते हैं। तो आप ये भी अंतर ध्यान रखें कि मास्क आधार और नॉर्मल आधार के नंबर्स में क्या डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू वांट टू डिस्प्ले ओनली दोज रोज where a student has scored 70 or more than 70 marks in a subject, which feature of MS Excel 2010 is used? Select the appropriate option. यहाँ पर भी हमसे पूछा गया है कि एक डेटा शीट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स अवेलेबल हैं, पर हम केवल उन्हीं स्टूडेंट्स या उन रोज़ को दिखाना चाहते हैं जिनमें कि स्टूडेंट्स ने 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। तो उसके लिए हम किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, फ़िल्टरिंग यानी कि फ़िल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटा टैब में जाके फ़िल्टर ऑप्शन सेलेक्ट करके हम यहाँ पर जिस कॉलम में मार्क्स स्कोर किए गए हैं, वहाँ पर क्लिक करके नंबर फ़िल्टर्स का यूज़ करके अपने कंडीशन के बेसिस पर हम उस फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। उस फ़िल्टर को अप्लाई करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डेटा हमें चाहिए वो वहाँ पर विजिबल रहेगा, बाकी सारा डेटा जो है वो हिडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट इफेक्ट इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2010? स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इट ड्रॉज ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जिस भी सेलेक्ट
किए हुए टेक्स्ट पर हम स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करेंगे, उस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल www.vmou.ac.in into an IP address that computers and routers understand। वो कौन सा ऑप्शन है दिए गए ऑप्शंस में से, या वो कौन सी चीज़ है दिए गए ऑप्शंस में से जो किसी भी डोमेन नेम को यानी किसी वेबसाइट के यूआरएल को कन्वर्ट कर देती है एक आईपी एड्रेस में, जिस एड्रेस को कंप्यूटर और राउटर समझ सकते हैं। जैसे कि किसी भी आईपी एड्रेस को हमारे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर और राउटर्स के लिए वो अंडरस्टेबल एड्रेस रहता है। तो वो कौन सा ऑप्शन सही है जो डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर। आप यहाँ देख पाएंगे कि हम किसी भी सर्च इंजन में कोई यूआरएल टाइप करते हैं तो वो यूआरएल एक एड्रेस में कन्वर्ट होता है, और उस एड्रेस को कन्वर्ट करने के बाद में ही इंटरनेट से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे उसे दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank space chart is similar to a column chart, the only difference is that vertical lines instead of horizontal lines are used to display the data। यहाँ सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा चार्ट है जो एक कॉलम चार्ट की तरह दिखाई देता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर वर्टिकल लाइंस की जगह हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ किया जाता है डेटा को दिखाने के लिए। अब यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पर वर्टिकल लाइंस इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखा गया है, जबकि होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइंस इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लाइंस। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे बार चार्ट कहते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों तरह के चार्ट्स को। कॉलम चार्ट में वर्टिकल बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को दिखाने के लिए, जबकि बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन स्विच पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट इन वर्ड 2010 बाय। वर्ड 2010 के अंदर जो पेजेस हैं उनको उनका व्यू चेंज किया जा सकता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में, तो वो किसकी सहायता से किया जा सकता है, यही हमें सवाल में पूछा गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, बाय यूजिंग ओरिएंटेशन शॉर्टकट्स। लेआउट टैब में जाके ओरिएंटेशन पर क्लिक करके हम स्विच कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फाइल नेम्स। हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, और हमें बताना है कि फाइल नेम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इस स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके सभी ऑप्शन को अच्छे से रीड करें। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, और जो इसका सही जवाब दे सकता है वो मान के चले कि RSCIT एग्जाम उसका तो क्लियर है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, द फाइल एक्सटेंशन इज प्रीसीडेड बाय ए डॉट एंड फॉलोड बाय द नेम। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि फाइल एक्सटेंशन को एक डॉट के बाद में फाइल नेम के साथ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि डॉट के बाद में फाइल का एक्सटेंशन आता है, फाइल का नेम डॉट से पहले आता है। यही करेक्ट फॉर्म है किसी भी फाइल नेम को टाइप करने का। इसमें गलत दिखाया गया है, इसमें कहा गया है कि डॉट के बाद में फाइल नेम लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सभी का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी जिन एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो वीडियो पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू वेरीफाई दैट ए वेबसाइट इज यूजिंग सिक्योर कनेक्शन टू ट्रांसमिट डेटा। सवाल में पूछा गया है कि कोई भी हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि कोई भी जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसका कनेक्शन सिक्योर है, और जितना भी डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो भी उस वेबसाइट के थ्रू सिक्योर है। यानी कि हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं या कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारा सिक्योर वेबसाइट्स पर जा रहा है, ना कि किसी अनसिक्योर वेबसाइट पे जहाँ पर हमारे डेटा का मिसयूज़ हो सकता है। तो हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट जिस पर हैं वो सिक्योर है? तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, सभी ऑप्शन रीड करें। इसके लिए सही तरीका है पहचानने का सिक्योर वेबसाइट को, ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि उस यूआरएल पे जहाँ ब्राउज़र में यूआरएल दिखाई देता है, वहाँ पर एक पैडलॉक यानी लॉक का साइन होगा, जो लॉक क्लोज़ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसके जो यूआरएल का स्टार्ट है वहाँ एचटीटीपी के बाद में एस लेटर ज़रूर होना चाहिए, जो कि सिक्योर को ही रिप्रेजेंट करता है। ओनली एचटीटीपी का मतलब है कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ये काफ़ी आसान सवाल है, जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, स्कैनर ही एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा शीट को स्कैन करके कंप्यूटर पर सॉफ्ट कॉपी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। आज के सवाल यहीं ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। RSCIT के सभी PYQs इस चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप उन सभी को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।